हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पेपर ओवर हो चुका है। कंप्यूटर का जो लेवल रहा वो काफी आसान देखने को मिला। आप सभी ने 30+ क्वेश्चंस को बिल्कुल सही किया है, जैसे कि उम्मीद भी की जा रही थी कि यहां पर कैंडिडेट 40 में से 40 क्वेश्चंस भी सही करके आएंगे। और कई सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि सर अराउंड 38 तक सही कर पाए हैं। एक दो क्वेश्चन में डाउट है, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन बढ़िया स्कोर आप लोग ने किया है कंप्यूटर में। आईबीपीएस आरआरबी पीओ में भी अराउंड 40 तक टच किया है और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में भी 40 क्वेश्चंस तक आप लोग टच कर पाए हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज गाइज। चलिए देखते हैं आज के सेशन में कंप्यूटर कैसे पूछे गए, क्या रहा इनका लेवल। हैव अ लुक। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अगर आप आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी आ चुकी है, कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी बैंकिंग एग्जाम को लेकर कंप्यूटर का एक बेस्ट बेसिक टू मॉडरेट टू एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट तीनों मिल जाएंगी। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद किसी दूसरी वीडियो और पीडीएफ को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये मिल रहा है। तो चलिए गाइज, आज के सेशन की अगर बात करें तो यहां पर एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल था, नो डाउट काफी आसान था। क्वेश्चंस कैसे पूछे गए? जैसे मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में मिनिमम रोज एंड कॉलम्स कितनी होती हैं? हम जानते हैं कम से कम एक रो और एक कॉलम तो होगी ही, तो 1 रो एंड 1 कॉलम इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, शॉर्टकट की फॉर रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड 2013। 2013 में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कैसे रिमूव करेंगे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार की मदद से कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को रिमूव करते हैं। साथ ही साथ अगर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग दिया होता और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने की बात की होती, तो आंसर क्या हो जाता? कंट्रोल क्यू हो जाता। तो आंसर क्या था? कंट्रोल प्लस स्पेस बार इन केस ऑफ रिमूविंग द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। जैसे बोल्ड या फॉन्ट में कुछ भी बदलाव आपको करना है तो उसे बोलते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट, वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस की बात करें तो आप जानते हैं पुराने वाले वर्जन को 2003 और नए वाले वर्जन की बात करें तो 2007, 10, 13, 16, 19, 21। और अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस की बात करें, ऑनलाइन वर्जन की बात करें तो दैट इज ऑफिस 365। नॉट एन इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन पूछा गया नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब कौन सी आउटपुट डिवाइस है। और हम जानते हैं कि प्लॉटर हमारी आउटपुट है, जबकि माइक्रोफोन, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सब हमारी कैसी डिवाइसेस होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। प्लॉटर क्या है? प्रिंटर का एडवांस्ड फॉर्म है प्लॉटर, जो बड़े बड़े बैनर्स को भी प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट, वैलिड ईमेल एड्रेस। कुछ ऑप्शंस दिए गए थे और वहां पर पूछा गया था इनमें से वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा है। अंडरलाइन की शॉर्टकट की पूछी गई और आप जानते हैं अंडरलाइन के लिए क्या होता है? कंट्रोल यू होता है। बोल्ड की शॉर्टकट की पूछी गई तो आंसर है कंट्रोल प्लस बी। बहुत ही आसान शॉर्टकट कीज यहां पर पूछी गई। नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। हम लोग जानते हैं कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन का यूज किया जाता है। तो क्रिएट के केस में हमेशा क्या होगा? कंट्रोल प्लस एन। और अगर इंसर्ट दिया होता टू इंसर्ट द न्यू स्लाइड तो
टू इंसर्ट द स्लाइड, तो आंसर हो जाता है Ctrl+M। क्रिएट के केस में N होता है और इंसर्ट के केस में M होता है। डिलीट ईमेल गोज, डिलीटेड ईमेल गोज कह रहा है वो मेल्स जो डिलीट हम कर देते हैं या हमसे गलती से डिलीट हो जाते हैं, वो कहां चले जाते हैं, किस फोल्डर में चले जाते हैं। तो हम जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, वो सारे मेल्स ट्रैश फोल्डर में हमें देखने को मिलते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वो मेल्स 30 डेज के लिए ट्रैश फोल्डर में रहते हैं और हम उन 30 डेज के अंदर अंदर उन मेल्स को रिकवर भी कर सकते हैं ट्रैश फोल्डर से, उसके बाद हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, विच इज नॉट नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी नहीं है। अगर ये क्वेश्चन यही था तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉट परमानेंट, क्योंकि नॉन वोलाटाइल को हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मतलब टेम्परेरी और नॉन वोलाटाइल का मतलब परमानेंट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो परमानेंट नहीं है, या डायरेक्टली ये कह दें इनमें से कौन सी मेमोरी टेम्परेरी है। तो नॉट नॉन वोलाटाइल कहें, नॉट परमानेंट कहें या टेम्परेरी कहें, बात एक ही है। और करेक्ट आंसर है रैम इज दी टेम्परेरी whereas ROM is the permanent memory. Very good. इंटरनेट डिस्कवरी या इंटरनेट इन्वेंटेड, इंटरनेट कब आया ये ईयर पूछा गया था। और आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि इंटरनेट का जो ऑफिशियल बर्थडे होता है दैट इज 1 जनवरी 1983। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ लेजर प्रिंटर, इनमें से कौन सा लेजर प्रिंटर का कंपोनेंट यानी घटक नहीं है। हम जानते हैं लेजर प्रिंटर फास्टेस्ट प्रिंटर है, पीपीएम इसकी स्पीड होती है, पेजेस पर मिनट, और लेजर प्रिंटर टोनर या पाउडर की मदद से चलता है। तो यहां पर टोनर का यूज होता है, इंक का यूज नहीं होता। वेरी गुड। वैन की फुल फॉर्म पूछी गई थी। वाइड एरिया नेटवर्क काफी आसान है। .docx किस एप्लीकेशन का एक्सटेंशन है, किस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन है। तो हम लोग ये भी जानते हैं दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड। .doc पुराने वाले वर्जन्स के केस में और .docx नए वाले वर्जन्स के केस में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वैलिड पावर पॉइंट एक्सटेंशन, अगेन आसान सा क्वेश्चन। पीपीटी और .pptx, पीपीटी पुराने वाले केस में और नए वाले केस में .pptx। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, ये कौन करता है, कौन सी ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन करती है। वी नो वेरी वेल दैट इज कॉल्ड मॉडम। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये किस तरीके के नेटवर्क में मॉडम का यूज होता है, तो हम लोग जानते हैं DSL कनेक्शंस के केस में, डिजिटल सब्सक्राइबर डायल अप कनेक्शंस के केस में मॉडम का यूज किया जाता है, जो कि स्लोएस्ट कनेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो डायल अप कनेक्शन के केस में किसका यूज होता है, मॉडम का। फिर यहां पर पूछा गया था एग्जाम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, इस तरीके से ऑप्शन में था। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ, तो जैसे पेटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, इस तरीके से ये अरेंज किया जाएगा। नेक्स्ट, फास्टेस्ट प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। हम लोग जानते हैं फास्टेस्ट मेमोरी के केस में रजिस्टर आंसर लगाते हैं, जबकि प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें तो रैम इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगर वहां पर बाय चांस रजिस्टर दिया होगा तो आंसर रजिस्टर भी हो सकता है, क्योंकि रजिस्टर भी एक तरीके की प्राइमरी मेमोरी है ना। डिपेंड करेगा ऑप्शन में। इफ रजिस्टर इज इन दी ऑप्शन देन रजिस्टर इज द राइट आंसर। अगर रजिस्टर नहीं होगा तो हम जानते हैं सेकंड केस में कैशे भी हो सकता है और रैम भी हो सकता है। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर ईयर, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किस ईयर में डेवलप किया गया, तो हम जानते हैं मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसको एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं, और ये 1837 में आया।
अगेन डिपेंड करेगा ऑप्शन में कि वहां पर ईयर क्या गिवन है। वैसे जो वैलिड ईयर माना जाता है दैट इज 1837। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन कि वहां पर क्या गिवन था। तो ये है एनालिटिकल इंजन, ईयर है 1837। नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप सभी ने सही मार्क किया होगा। आप सब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। विंडोज है, एंड्रॉयड है, लाइनेक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस है, यूबुंटू है। ये सारे हमारे क्या हैं गाइस? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, सीडी रोम की कैपेसिटी पूछी गई थी। सीडी रोम हम जानते हैं एक ऐसी सीडी होती है, एक ऐसी डिस्क होती है जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। जैसे आप मार्केट में गए और कोई मूवी की सीडी लेकर आ गए तो दैट इज कॉल्ड सीडी रोम, जिसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, दैट इज सीडी रोम। और हम जानते हैं कि इसकी बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है? 700 MB। 700 MB की ये होती है। या तो ऑप्शन में 680 MB दिया होता है तो दैट विल कंसीडर टू बी द राइट आंसर, या फिर 700 MB दिया होगा तो इसको सही आंसर मानेंगे। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में गिवन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नॉट एमएस वर्ड टूल, एमएस वर्ड का इनमें से कौन सा टूल नहीं है? हम जानते हैं एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जबकि ऑप्शन में दिया हुआ था फायरफॉक्स। और फायरफॉक्स क्या है? अगर मोजिला की बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक ब्राउजर के तरीके से काम करता है, जबकि फायरफॉक्स एक डेटाबेस का भी नाम है ना? तो ये हमारा एमएस वर्ड का टूल तो नहीं है। नॉट यूपीआई एप्लीकेशन, इनमें से कौन सी यूपीआई एप्लीकेशन नहीं है? इस तरीके का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल सही टिक किया होगा। नेक्स्ट, टास्क मैनेजर क्या होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं? एक ये क्वेश्चन देखा गया। हम लोग जानते हैं कि टास्क मैनेजर क्या है। इसको ओपन करने के शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट भी होती है। इसका काम क्या होता है? एंड द नॉन रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम, कई बार कुछ प्रोग्राम्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनको एंड करने के लिए टास्क मैनेजर पे राइट क्लिक करके या टास्क मैनेजर को ओपन करके हम उन प्रोग्राम्स को क्या कर देते हैं? टर्मिनेट कर देते हैं। मॉनिटर सीपीयू एंड रैम यूजेज, हम सीपीयू यानी प्रोसेसर और रैम की यूजेज को भी देख सकते हैं कि कितना यूटिलाइज किया गया है, कितना फ्री है, कितना यूज किया गया है, ये भी टास्क मैनेजर के थ्रू देखा जा सकता है। और मॉनिटर दी इंडिविजुअल प्रोग्राम एक्टिविटी, हर एक प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर की एक्टिविटी को भी मॉनिटर कर सकते हैं टास्क मैनेजर की हेल्प से। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। अगेन डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि वहां पर क्या गिवन था। ये सारे गिवन थे, साथ में ऑल ऑफ दीज गिवन था, तो आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। डिपेंड अपॉन दी ऑप्शन गाइस। डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात हुई थी और आप सब जानते हैं कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर जैसे ओरेकल है ना, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल सर्वर है, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आप सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। मशीन थिंक लाइक ह्यूमन, मशीन्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीन थिंक लाइक ह्यूमन, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या फिर मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, किसी भी मशीनरी को या मशीन को इंटेलिजेंस यानी ब्रेन प्रोवाइड करना, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये डेफिनेशन के फॉर्मेट में आपको मिला था। कई सारे ऑप्शंस थे जिसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना था। तो कुछ यही ऑप्शन रहा होगा, है ना, मशीन थिंक लाइक ह्यूमन या मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, दैट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लॉकचेन? मैंने आपको बताया था कि ब्लॉकचेन क्या होता है। बिल्कुल आपने सही आंसर चुना होगा। ब्लॉकचेन क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, या हम कह सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर मतलब एक जैसे कंप्यूटर्स में जिनका यूज किया जाता है, सिमिलर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में
सिमिलर तरीके के नेटवर्क में जो एक डेटाबेस यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्रिप्टोग्राफी के केस में या आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के केस में, जैसे बिटकॉइन हो गया, यहां पर इनको मेंटेन करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। यह भी हो सकता है आंसर, वैसे ज्यादातर केस में ऑप्शन में यही दिया होता है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, यही होगा करेक्ट आंसर। बाई चांस अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो करेक्ट आंसर होता है इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, मेंटेन दी ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स को मेंटेन करता है, जो डेटा को मेंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। नेक्स्ट, लाइनेक्स से एक क्वेश्चन देखा गया, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सेल के फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन देखा गया, सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल एस देखी गई, फॉर्मेट पेंटर से भी क्वेश्चन देखा गया। तो ये था गाइस पूरा कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि आपने बेटर परफॉर्म किया होगा। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस थे अगर आपको याद आ रहा है तो ऑप्शंस के साथ में, क्वेश्चंस के साथ में आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा और मुझे बताइएगा सर ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिले। साथ ही साथ आप सभी लोगों ने मुझसे पढ़ा था कंप्यूटर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका ओवरऑल पेपर, कंप्यूटर में कितने आपने किए, जरूर बताइएगा कमेंट करके। सेशन पसंद आया हो, आपको मेहनत पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो ये भी आप एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। कंप्यूटर पढ़ने के लिए कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट हो तो बस याद कर लीजिएगा सचिन सर को, अरोड़ा एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार अच्छे से। और अगर आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी आप कर रहे हैं तो बने रहिएगा इस चैनल पर, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट के वीडियोस भी यहां पर आएंगे। और साथ ही साथ अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं अरोड़ा एजुकेटर, और वहां पर आपको कंप्लीट आरबीआई एंड आईबीपीएस के अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर सारे कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। आप इस कोर्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं जहां पर बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको गाइड किया गया है। तो आई होप कि आप सबने कंप्यूटर सब्जेक्ट को बहुत एंजॉय किया होगा। जो डर था कंप्यूटर को लेकर वो आपका बिल्कुल दूर हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने जिन क्वेश्चंस को कवर अप किया था ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं। और बिल्कुल आप हमें बताते भी हैं अपने एक्सपीरियंस से कि सर जितना आपने पढ़ाया कम दिनों में वो पूरा पूरा एग्जाम में आया। तो थैंक यू गाइस फॉर ट्रस्ट, फॉर बीइंग योर ट्रस्ट, फॉर ज्वाइनिंग अवर चैनल, फॉर व्यूइंग अवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नए सेशंस में, कुछ आरबीआई के सेशंस में, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिलेक्शन। सिलेक्शन लेने के बाद भूल मत जाइएगा, सचिन सर को बताइएगा जरूर कि सर फाइनली कंप्यूटर में इतना स्कोर किया और आज हम बैंक में हैं, यानी सिलेक्शन हो चुका है। तो जरूर बताइएगा गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।